भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस तरह से भारतीय राष्ट्रवादी चेतना उभर कर सामने आई और उस राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने के लिए समय समय पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता के द्वारा कई शोषण के उपकरण को स्थापित करते हुए अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूती प्रदान करना चाह रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने के लिए कई उपकरण को भारत में लागू करने का प्रयास करता है और उसी उपकरण के संदर्भ में पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना या फिर सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करना, या उससे पहले कह सकते हैं कि बढ़ते हुए राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन करना। तो इन सारे जो शोषण के उपकरण है और शोषण के उपकरण के साथ जो फूट डालो राज करो की नीति है, उस नीति के संदर्भ में ही ब्रिटिश ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया और उस सांप्रदायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रवादी चेतना काफी जागृत हो जाती है और राष्ट्रीय एकता की कमजोर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रवादी नेताओं ने पूना समझौता को अमली जामा पहनाता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसी सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता की बात करूंगा। तो नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी, मैं अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी GS पर आप सबों का स्वागत कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज मैं सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल एक्ट और पूना समझौता पर बात करूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करता है। सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज करो की नीति का एक और ताजा प्रमाण था। सांप्रदायिक निर्णय के कई प्रावधान थे, जैसा कि पहले भी उस सांप्रदायिक निर्णय के तहत ब्रिटिश ने अपनी नीति को आरोपित किया था भारत के संदर्भ में। जैसे नंबर 1, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। नंबर 2, भारतीय आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन भारतीय ईसाइयों और स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। नंबर 3, प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया गया। नंबर 4, सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। नंबर 5, अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। नंबर 6, बंबई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित कर दिया गया। अब यहाँ दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है कि मराठों को भी रिजर्व कर दिया गया। वह भी राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने का एक उपकरण साबित होता है। नंबर 7, विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया गया। नंबर 8, उस सांप्रदायिक निर्णय के तहत हम देखते हैं कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहा। कहने का आशय है कि दलित जातियों का जो निर्वाचन का अधिकार है वह सामान्य में भी था और विशेष में भी था, यानी दोहरे निर्वाचन का अधिकार उसे प्राप्त था। नंबर 9, दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की गई। और नंबर 10, जो काफी महत्वपूर्ण है, कि दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई। जब इस तरह के ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जब सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई तो इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। और जब कांग्रेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यद्यपि कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, लेकिन अल्पसंख्यकों के विचार विमर्श किए बिना वह इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार सांप्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया
कि वह ना तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगा और ना ही इसे अस्वीकार करेगी। तो बीच का रास्ता अपनाया। यदि सांप्रदायिक निर्णय का अस्वीकार नहीं करता तो फिर स्वाभाविक है कि राष्ट्रवादी चेतना में सामाजिक आधार कमजोर हो जाता कांग्रेस को। तो कांग्रेस अपने सामाजिक आधार को नहीं खोना चाहता था। इसी सोच के साथ कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्णय का ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलितों को सामान्य हिंदुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक वर्ग यानी माइनॉरिटी क्लास के रूप में मान्यता देने और पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जिस समुदाय या समूह के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है उसी समुदाय का उम्मीदवार भी रहता है और उसी समुदाय का वोटर भी यानी मतदाता भी रहता है। उसमें सामान्य मतदाता वर्ग शामिल नहीं होता है, जबकि सामान्य जो होता है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसमें मतदाता सभी वर्ग के रहते हैं और वोटर भी ये कैंडिडेट भी किसी भी समुदाय का रह सकता है। खैर, तो इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी अपनी ओर से एक अलग प्रतिक्रिया इस संदर्भ में दिए थे। गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। गांधी जी का मत था कि यह हिंदुओं एवं दलित वर्ग दोनों के लिए खतरनाक है। इस संदर्भ में गांधी जी का कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को दूर करने का मुद्दा पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने इतना तक कह दिया कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अछूतों को हमेशा अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर न ही विधान मंडलों या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है और न ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की। हालांकि सबसे मुख्य और जरूरत समाज से अस्पृश्यता की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। तो इस तरह से गांधी का यह विचार सामाजिक संदर्भ में रहा, न कि केवल राजनीतिक संदर्भ में रहा। गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। फिर भी गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 ईस्वी से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कई राजनीतिज्ञों ने गांधी के इस तरह के अनशन को राजनीतिक आंदोलन की दिशा या यूं कहे कि राजनीतिक आंदोलन की सही दिशा से भटकना कहा। इस बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता जिसमें एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लोग भी सम्मिलित थे, ये लोग काफी सक्रिय हो गए और अंततः एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी हिंदुओं के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से उस समझौता पर अंबेडकर के साथ बैठे थे पूना, इसलिए उसे पूना समझौता कहा जाता और हस्ताक्षर भी गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता की जहां तक बात है तो सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता का जो कुछ प्रमुख बिंदु है उस बिंदु पर मैं अभी एक एक करके बात करता हूं। नंबर 1, पूना समझौता के तहत जो मुख्य बातें हैं उसमें नंबर 1 कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया
और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। नंबर 2, हालांकि प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़ाकर लगभग 147 कर दी। नंबर 3, जो महत्वपूर्ण बातें थी कि मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, बंबई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8 और असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। नंबर 5 जो नंबर 4, नंबर 4 बातें जो पुनः समझौता के तहत था, वो उसमें केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। नंबर 6 बातें जो थी पुनः समझौता के तहत, उसमें कहा गया कि दलित वर्ग का सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने इस पूरे समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से ये जो पुनः समझौता था, इसी पुनः समझौता को ब्रिटिश सरकार मान लिया, क्योंकि ब्रिटिश किसी भी हालत में ना अंबेडकर को छोड़ना चाह रहे थे, यानी दलितों को छोड़ना चाह रहे थे, और ना ही कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस या फिर अन्य हिंदू विचारधाराओं को छोड़ना चाह रहा था। और यदि किसी एक पक्ष को यदि स्वीकार करता तो दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश के खिलाफ फिर विद्रोहात्मक गतिविधियां, फिर राष्ट्रवादी आंदोलन और तीव्र हो जाता। तो इसी बीच बचाव में ब्रिटिश ने इस पुनः समझौता को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर ही स्वीकार कर लिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सांप्रदायिक निर्णय जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था, और इस सांप्रदायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही पुनः समझौता किया गया अंबेडकर और गांधी जी के बीच। तो इस तरह से यह पुनः समझौता और सांप्रदायिक निर्णय भारत में राष्ट्रवादी एकता को फिर से एक मंच पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।